दें आप लोगों को आज, क्योंकि रिवीजन का समय है। कोर्स लगभग हम लोगों ने पूरा कर लिया है। एम आई राइट? यस सर। कोर्स लगभग पूरा हो चुका है। क्या बेटा? सर अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द पढ़ा दें? यस सर। पढ़ाए हैं ना कि नहीं पढ़ाए हैं? सर पढ़ाइए। फिर से पढ़ा दें, दोबारा पढ़ा दें? सर मिठाई वाला पढ़ा दीजिए। मिठाई वाला? बेटा रिवीजन करना हम लोग। यस सर हम लोगों को बेटा रिवीजन करना है, तो रिवीजन शुरू कर लेते हैं। रिवीजन शुरू कहाँ से करें? वर्ड से करें कि भाषा से करें? वर्ड से करें कि भाषा से करें कि लिपि से करें? बताओ कहाँ से करें? अच्छा बताओ, ये भाषा क्या होती है? कोई बता दे, ये भाषा क्या होती है? सर भाषा विचारों को दूसरे ठीक, मतलब भाषा हमारे आदान प्रदान का साधन है। हाँ, आदान प्रदान का साधन मतलब किसका नहीं? देखो सुनो क्या होता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने आचारों विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्यों? ये सही होगा? यस सर। आचारों विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अच्छा अब देखिए, परिभाषा लिखिए कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने आचारों विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आचारों विचारों का आदान प्रदान करने का मतलब होता है बेटा कि अपनी बात दूसरे तक पहुंचाए और दूसरी की बातों को हम समझ ले, वही भाषा है। ठीक? भाषा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। दो प्रकार की भाषा के एक लिखित बेटा बात नहीं, मौखिक और लिखित। अब देखिए लिखित क्या होता है, मौखिक क्या होता है। लिखित का मतलब देखो, अगर पढ़ने से समझ जाओगे कि लिखित मतलब होता है लिखना। ऐसी भाषा जो लिख कर जताई गई हो, लिख कर दर्शाई गई हो, उसे लिखित भाषा कहते हैं। और मौखिक माने होता है ऐसी भाषा जो बोल कर हमसे बताई गई हो, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्यों? सही बात है? यस सर। इसके बाद आता है बेटा आपका लिपि। लिपि क्या होता है? लिपि जो होता है, आप लिखित भाषा के लिए जो चिन्ह प्रयोग कर लेते हैं और उसी का उपयोग करने लगे, उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। फिर से सुनिए, आप जो भी लिखित भाषा के लिए जो चिन्ह प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। बात समझ में आई कुछ? यस सर। क्या समझ में आई बताओ? मौखिक भाषा को लिखित भाषा में ये तुम लोग गलत बता रहे हो। हम क्या बता रहे हैं? हमने कहा कि पहले बात सुनो। हमने कहा, आप लोग गलत भाषा बताए हैं। हमने कहा कि जो भाषा आप लिखते हैं उसके लिए आप जो चिन्ह बना लेते हैं उसे को लिपि कहते हैं। मान लीजिए आपने क लिखा तो क ऐसे लिखते हैं। अब क के लिए आपकी यही लिपि है। क जो आप लिखेंगे इसी तरह से लिखेंगे। समझ रहे हैं? तो इसकी परिभाषा क्या देंगे हम? इसकी बेटा परिभाषा हम देंगे कि ध्वनियों को अंकित कर
की गई चिन्ह की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या देंगे कि ध्वनियों को अंकित करने के लिए, मतलब जो शब्द आप लिखेंगे, जो अंकित करेंगे, उसके लिए जो निर्धारित चिन्ह व्यवस्थित किए गए हैं। कहते हैं कि ध्वनियों के लिए अंकित निर्धारित चिन्ह व्यवस्था को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यही सब तुम लोग देखो गड़बड़ाओगे। अब इसको समझना है जो हम लिख रहे हैं। देखो परिभाषा क्या कहती है कि ध्वनियों के लिए अंकित निर्धारित चिन्ह व्यवस्था। हमारी मान लो एक ध्वनि है क, एक ध्वनि है ख, एक ध्वनि है अ। अब देखो परिभाषा पढ़ो। परिभाषा कहती है कि ध्वनियों के लिए अंकित निर्धारित चिन्ह व्यवस्था। अब हमारी ध्वनि क्या है? क ख ग। इसके लिए निर्धारित चिन्ह व्यवस्था माने जिसके रूप में वो लिखा जाए। क हमारा ऐसे लिखा जाता है, ख ऐसे लिखा जाता है और ग ऐसे लिखा जाता है। तो इसी चिन्ह व्यवस्था को ही हम क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। क्लियर? यस सर। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आते हैं कि भाषा जो है, भाषा को अगर हम बांटे तो कैसे बांटेंगे? या व्याकरण? अच्छा व्याकरण क्या होता है? व्याकरण जो होता है, व्याकरण के द्वारा व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध रूप से बोलना एवं लिखना सिखाता है। शब्द जो हमें शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सिखाता है। चलो वेरी गुड वेरी गुड। कोई ठीक है वेरी गुड। चलो अब देखो व्याकरण अगर बांटे तो तीन भागों में बांट सकते हैं। किसमें बांटेंगे? शब्द, वर्ण और वाक्य में, तभी तो भाषा बनेगी। पहले वर्ण में बांटते हैं, उसके बाद शब्द में बांटते हैं और फिर वाक्य में बांटते हैं। ठीक? इसको अंग्रेजी में कहते हैं लेटर, इसको वर्ड और इसको सेंटेंस। देखो एक के बिना दूसरा नहीं बन पाएगा, वर्ड के बिना शब्द नहीं बन पाएगा, शब्द के बिना वाक्य नहीं बन पाएगा। और कैसे नहीं बन पाएगा इसको हम लोग देखेंगे। पहले देखते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण विचार अगर मैंने आपको पढ़ाया होगा तो मैंने आपको बताया था कि हमारे बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि, वर्ण या अक्षर कहते हैं। ध्वनि भी कहते हैं इसी को अक्षर भी कहते हैं। और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब आपने अगर अ लिख दिया तो अ को आप तोड़ नहीं सकते। यही आपका क्या होगा? लिखित रूप में होगा अक्षर या वर्ण, और बोलेंगे तो यही ध्वनि हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा ना? यस सर। चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं हम शब्द। या पहले वर्ण में ही थोड़ा सा देख ले। वर्ण चल रहा तो वर्ण पे ही देख लिया जाए। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका होगा बेटा स्वर और दूसरा होगा व्यंजन। स्वर दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक। अब स्वर क्या होता है? स्वर होता है बेटा कि हमारे मुख से निकलने वाली हमारे मुख से जो ऐसा वर्ण निकले जिसके उच्चारण में हमारे मुख से निकलने वाली वायु कहीं बाधित न हो। या सीधी सीधी बात कि स्वर वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं
जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। एक लाइन में समझो, ऐसे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाए, स्वतंत्र रूप से बोले जाए, उन्हें क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। ठीक, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो उन्हें स्वर वर्ण कहेंगे। ओके, अब देखो स्वरों की संख्या कितनी होगी? 11। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण आप स्वरों की सहायता से करते हैं। मतलब व्यंजन जो है अपने उच्चारण के लिए हमेशा किसके आश्रित होता है? स्वरों पे आश्रित होगा। इसकी संख्या कितनी होगी? 41, 41 मैंने बताया था। इसमें से मैंने बताया था 25 स्पर्शी व्यंजन होंगे, 4 अंतस्थ होंगे, 4 उष्म होंगे, 4 संयुक्त होंगे। जोड़ते रहिए, 25 और 12 कितना हो गया? 37। फिर क्या होगा? 2 द्विगुण होंगे, द्विगुण में 2 औढ़ा और 2 अनुनासिक और अनुस्वार, अनुनासिक और अनुस्वार। ठीक, तो देखो 25, 4, 29, 4, 33, 4, 37, 4, 41। ठीक, तो कुल वर्णों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 52। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो क्या बताएंगे? 52। अगला प्रश्न पूछा जाए स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, क्या बताएंगे? 11। अगला प्रश्न पूछा, देखो एक वर्ण से कितने प्रश्न बन रहे हैं। व्यंजन से पूछा जाए व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 41। अब बताओ यहां से किसी कोई डाउट? अच्छा, और देखो उष्म व्यंजन प्रश्न पूछा जाए, उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। बात समझ में आ रही है कि नहीं? किसी कोई डाउट? अच्छा, अनुस्वार अनुनासिक में अंतर आपको पता है कि नहीं? बोलिए। अच्छा, पता है तो एक बार और से देख लीजिए फिर से। अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में केवल नाक से ध्वनि निकले उन्हें अनुनासिक कहते हैं। केवल नाक से ध्वनि निकले, बोलिए, बात सही है? यस सर। अच्छा, केवल नाक से ध्वनि निकले तो अनुनासिक हो जाएगा कि अनुस्वार होगा? सर अनुस्वार का होगा। हाँ, वेरी गुड। तुम लोग सोए हो क्या सवेरे सवेरे? अभी नींद नहीं खुली है? अनुस्वार में केवल नाक से ध्वनि निकलती है, केवल नाक से ध्वनि निकलती है। सोए नहीं ना हो बेटा? बोलिए, केवल नाक से ध्वनि निकलती है। अनुस्वार में क्या होगा? नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलेगी। नाक और मुंह जो बेटा, इससे दोनों से ध्वनि निकलेगी। ओके, जैसे गांव, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताइए? यस। सबके समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, सबके समझ में आ रहा है ना?
संधि आप लोग पढ़ चुके हैं? संधि पढ़ चुके हैं ना? आपके उसमें था, हमने सिलेबस देखा था, आप संधि आपको पढ़ा दिया गया है बेटा, आपकी यूनिट टेस्ट में भी संधि था। सर समास था, संधि नहीं था। तो संधि नहीं पढ़ाई गई है आप लोगों को? नो सर। अच्छा, संधि नहीं पढ़ाई गई है? हमको तो लगता है पढ़ाई गई है, हम पढ़ाए हैं। नो सर, आपने बताया। बेटा संधि आपको पढ़ा दिया गया है, आपको आपकी रीता में संधि पढ़ाई है, इसमें लिखा है, निशान लगा है, संधि आपको पढ़ा दिया गया है, संधि भी पढ़ा दिया गया है। अच्छा ठीक है, नो सर, कोई बात नहीं, जान लो। देखो संधि क्या होता है, ठीक? संधि का मतलब होता है बेटा मिलना या जुड़ना, मिलना या जुड़ना। अच्छा, ये मिलना या जुड़ना का मतलब क्या होता है? कौन मिलेगा और कौन जुड़ेगा। तो संधि की परिभाषा क्या कहती है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार के फलस्वरूप बने नए वर्ण को संधि कहते हैं। ठीक, कहते हैं कि वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, विकार माने परिवर्तन, वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, लिख देते हैं, वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक, अब देखिए परिभाषा क्या लिखी है कि वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक, वर्णों के परस्पर मेल से। अब ये वर्ण क्या होते हैं ये आप लोग जानते हैं, वर्ण क्या होते हैं ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम सीधे उदाहरण पर जाते हैं और उदाहरण से अगर चीजों को समझेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएंगी। चलिए एक उदाहरण लेते हैं हम, विद्यालय। परिभाषा हमारी क्या कहती थी कि वर्णों के मेल से परस्पर उत्पन्न, वर्णों के मेल से परस्पर, मतलब इसमें दो शब्द हैं, विद्याधन आलय। ठीक, विद्या को तोड़िए, वि द्या और आ। अब देखिए, अच्छा एक चीज कॉन्सेप्ट यहां तुम लोग और समझ लो। देखो विद्या और आलय तो अलग अलग शब्द हैं, बताओ। यस सर। अगर हमने यस सर। अब बस जितना पूछेंगे उतना बोलना। ठीक, विद्यालय शब्द को जब हमने तोड़ा तो हमको दो शब्द मिले, विद्या और आलय। ध्यान से देख रहे हो, दो शब्द मिले हैं कि नहीं, विद्या और आलय। यस सर। अब देखो इसकी अब सुनो, अब इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनना एकदम। ठीक, जब दो शब्द पास पास आते हैं और उनको जोड़ने का प्रयास किया जाता है तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर से मिलकर एक विकार उत्पन्न करता है और विकार के फलस्वरूप एक नया शब्द बनता है, नया अक्षर बनता है, उसी को संधि कहते हैं।
बात कुछ समझ में आई? फिर से सुनो, जब दो शब्द आपस में जुड़ने का प्रयास करते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर से जुड़कर एक विकार उत्पन्न करता है। विकार के फलस्वरूप नए वर्ण का निर्माण होता है और इसी नए वर्ण से हमारा यह शब्द बनता है विद्यालय, हिमालय, पुस्तकालय, विद्यार्थी, रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश, सब बनता है। अब बात समझ में आई? बोलो। यस सर। अब किसी को कोई डाउट है? कोई से भी संधि बेटा देखना, इतना ध्यान रखना कि दो शब्दों के बीच में होगी और उन शब्दों के वर्ण जुड़ेंगे। बात समझ में आ रही है ना? बोलिए। यस सर। बात समझ में आ रही है सबको ना? यस सर। चलो, संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, इतना जान लो। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है बेटा आपका विसर्ग संधि। ठीक, स्वर संधि में क्या होता है, यहीं से देखो। स्वर में क्या होगा, स्वर के साथ हमेशा स्वर जुड़ेगा, तो यहां क्या बनेगी, स्वर संधि। व्यंजन संधि में क्या होगा कि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन दोनों जुड़ेंगे, तो आपका बनेगा व्यंजन संधि। और विसर्ग के साथ क्या होगा, स्वर और व्यंजन दोनों जुड़ेंगे, तो आपका बनेगा विसर्ग संधि। यहां तक क्लियर? बोलिए। यस यस सर। ठीक, इसी तरह से बेटा आपका उपसर्ग प्रत्यय है। उपसर्ग प्रत्यय मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? पहले उपसर्ग देख लेते हैं। उपसर्ग क्या होता है? उप माने होता है समीप। उप माने क्या होता है? समीप। पढ़ाते टाइम मैंने बताया था ना, कहते हैं कि ऐसे वर्ण या ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदलते, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। फिर से सुनो, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल दें, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ओके, जैसे अगर हार एक शब्द आपका है और इसमें आपने प्र उपसर्ग जोड़ दिया, तो हार माने होता है हार। हार माने क्या होता है? पराजय। लेकिन अगर प्रहार ये बन गया तो प्रहार माने क्या होता है? किसी को मारना या वार करना। ठीक, बोलिए। ठीक, जैसे आचार है। आचार माने क्या होगा? आपका व्यवहार, आपका आचरण, और इसमें आप अति जोड़ दीजिए, बन जाएगा अत्याचार। बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ? यस हो गया। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता दे रहे हैं। इसी तरह आपका प्रत्यय होगा।
आपका एग्जामिनेशन कब से है? 19 सितंबर। तो आप लोगों को 2-4 दिन पढ़ने के लिए भी तो चाहिए। चलिए, प्रत्यय क्या होता है? ठीक, प्रत्यय क्या होता है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे, देखिए वहां क्या था, किसी शब्द के पीछे, हम क्यों देखो यहां आउटलाइन दे रहे हैं। शब्दों के अर्थ बदलने वाले शब्दांश शब्दांश क्या कहलाते हैं? शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, कर ले जाएंगे, परीक्षा में आएगा तो घबराएंगे नहीं ना? बोलिए। इसी तरह बेटा, इसी तरह आपका लिंग है, वचन है। ठीक, इसी तरह बेटा आपका लिंग है और वचन है। अब बेटा किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। आपका लिंग इसी तरह बेटा है, आपके 2 लिंग होते हैं और 2 हिंदी में 2 लिंग होते हैं, 2 वचन होते हैं। एक वचन से बहुवचन मैंने बना सिखा ही दिया है। अब आप लोगों को बेटा जो प्रॉब्लम हो उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बोलिए, क्या आप लोगों का प्रॉब्लम है? जो आप लोगों को ना आता हो पूछिए।